which country is more dangerous to the United States, Pakistan or Iran? In the here and now, probably Pakistan. The first is called Iran. The second is called Pakistan. पाकिस्तान इसराइल के तौर पर वजूद में आया। यहाँ पे मैं पाकिस्तान की और बिलखसूस मुस्लिम उम्मा की रिलीजियस जो एलीट कम्युनिटी है उनसे मुखातब हूँ। एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, हमारी रिलीजियस एलीट जो हमें अब तक ये दर्स और भाषण देती आई है कि अहले सुन्नत वल जमात सुपीरियर है और अहले तशीह अफराद जितने भी आबाई हैं वो इन्फीरियर हैं, या ये इस बात को आइडेंट किया जाता रहा है कि अहले तशीह कौन है, बताएं अहले तशीह कौन है। हमें ज़ाकिरीन का जो नमूना है वो सामने खड़ा कर दिया जाता है कि ये अहले तशीह है। हकीकत क्या है? अगर आपने अहले तशीह को देखना है, उनके वक़ार को समझना है, तो सैयद आयतुल्लाह ख़मीनी को पढ़ें, सैयद आयतुल्लाह ख़ामनई रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ें, सैयद आयतुल्लाह सिस्तानी को पढ़ें। आपको मालूम पड़ेगा इस जबर के ख़िलाफ़, इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ और वेस्टर्न जो ऑपरेशन है इसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ थी जो डट कर खड़ी हुई थी, जो आपके रिलीजियस नॉर्म के बिल्कुल अकॉर्डिंगली बिहेव कर रही थी, वो थी ईरान, सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह ख़ामनई, और उनकी आवाज़ को भी आज खामोश कर दिया गया। ये तो मेरे ख्यालात हैं सैयद आयतुल्लाह ख़ामनई के बारे में और ख़ामनई के बारे में और रिलीजियस एलीट के बारे में जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रही है। और मैं आपको बावर करवाता चलूँ, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश राज या फिर अमेरिका नहीं कर रहा। इसके अंदर आपके घर के अंदर कुछ काली बेड़ियाँ भी हैं जिसके अंदर आपकी रिलीजियस एलीट शामिल है। अपनी मोनोपोली को इंश्योर करवाने के लिए ये लोग उम्मत के अंदर तफरका पैदा करते हैं। ये इस बात का ख्याल नहीं रखते कि आपका दुश्मन सेम है। एक तरफ आपके इंडिया बैठा है, एक तरफ आपका अफगानिस्तान है, और अगर नौज़बिल्लाह ये रजीम चेंज हो जाती है या हुकूमत टोपल डाउन हो जाती है तो यहाँ पे इजराइल आएगा, और इजराइल कभी भी पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ नहीं हो सकता। ये बात तो क्लियर है। अमेरिका से ये पूछें कि उन्होंने ईरान पर हमला क्यों किया, तो उसके पीछे वो पैथेटिक किस्म का सदियों पुराना वही आर्गूमेंट पेश करते हैं। वो क्या है? वहाँ पर ऑपरेशन था, वहाँ पर जुल्म था, वहाँ पर बर्बरियत थी, हमने इसलिए हमला किया। उसकी बहुत सारी वजूहत मैं आगे बयान करता हूँ, लेकिन हक़ाइक़ क्या है ये आपको भी पता है। मडूरो जो वेनेज़ुएला के सदर थे, उनकी बीवी समेत उनको एक सॉवरेन स्टेट पे अटैक करना, उनको वहाँ से उठा लेना और फिर क्या आर्गूमेंट पेश करना, वहाँ पे ऑपरेशन था, क्योंकि वो एक डिक्टेट कर रहा था जनरल पब्लिक को। वो जो हुक्मरान है या वो जो प्रेसिडेंट है वो बड़ा जाबर और ज़ालिम किस्म का था। आप तो इंसाफ के दाई हैं, आप तो हक़ के लंबरदार हैं। खैर, और दूसरी वजह जो ट्रेड और इकॉनमी, जो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने तहकीक की है कि ईरान इकोनॉमिकली ट्रेड करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि ट्रेड ईरानियन करेंसी रियाल में हो या चाइना करेंसी जो युआन है उसके अंदर हो। इससे होगा ये कि जो अमेरिका की हेजेमनी है वो कंप्रोमाइज़ होगी, डॉलर जो है वो डी वैल्यू होगा, इसकी डिमांड कम होगी, और अमेरिका के जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मार्केट है वो क्रैश होगी, और वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी, और अमेरिका का जो हेजेमनी है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होगी। और ऑयल रिजर्व्स, जिसकी मैंने पहले बात की, ये भी समहो ट्रेड से रिलेट करता है। जो सबसे अहम इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेम्प्रेरी इरा के अंदर वो डिबेट है, वो है न्यूक्लियर स्टेट बनाने की। अभी होगा ये, जहाँ तक सूरत हाल है, सैयद आयतुल्लाह ख़ामनई रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद उनके जो नए लीडर हैं वो आयतुल्लाह अली रज़ा अरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनको तैनात कर दिया गया है, लेकिन वो इंटरम सुप्रीम लीडर हैं, परमानेंट नहीं हैं। अटैक इसलिए किया गया कि ईरान के पास न्यूक्लियर स्टेट बन रही है, ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है, ईरान न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स रखता है। मेरा ये मानना है और मैं सवाल पूछता हूँ, एवरी स्टेट हैज़ इट्स राइट टू प्रोटेक्ट इट्स सोवरेनिटी, एवरी स्टेट हैज़ इट्स राइट टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल सिक्योरिटी। हर स्टेट के लिए लाजम है। मेरा सवाल है, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर डेटनेस मौजूद होती, क्या ये दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स इजराइल और अमेरिका जुर्रत करते कि ईरान के ऊपर उन्होंने हमला करना है? आपने ये जुर्रत ही इस वजह से की है क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बैलेंस ऑफ पावर होना ज़रूरी है। जब बैलेंस ऑफ पावर होगा, एक स्टेट दूसरी रास्ते में हमला नहीं कर पाएगी, उसको पता है आगे से डेंटस फुल आनी है। ये हमला भी इसीलिए किया गया कि उसको पता है कि ईरान इकोनॉमिकली भी वीक है, उसके ऊपर सैंक्शन भी लगाई गई हैं, उसके अंदर पॉलिटिकल फ्रैक्शनेशन भी आगे मौजूद है, जो सोसाइटी है वो भी पोलराइज हुई पड़ी है, और उसके पास ऊपर से उसके पास अपनी नेवी भी मौजूद नहीं है, एयरफोर्स भी सही से मौजूद नहीं है। दैट्स वाई ये वो रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को टॉपल डाउन किया जाएगा, रजीम चेंज की जाएगी। रजीम चेंज करके फिर रज़ा पहलवी आएगा, वो उसको सेकुलर बनाएगा, वो पपेट होगा अमेरिका का, अमेरिका के इशारों पे चलेगा। इस स्टेट की, इस नेशन की सोवरेनिटी कंप्रोमाइज़ होगी, वो सारी तहजीब, उसकी सारी जितनी कुर्बानियाँ उसने आज तक दे दी हैं, जितनी लीडरशिप शहीद हुई है, सब मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो जाए अगर ऐसा नाउज़ुबिल्लाह होता है तो। ये मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, हक़ाइक़ हैं। मेहदी हसन साहब, उनके शो के अंदर एक इजरायली डिप्लोमेट आए थे जिनका नाम था डैनी आयालोन। उनसे एक इजरायली हिस्टोरियन ने पूछा कि आप कहते हैं कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने की दौड़ में आ रहा है, लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं? फिर उसी जो इजरायली
हिस्टोरियन है, उसने इजरायली डिप्लोमेट जिसका मैंने नाम बताया डेनी आयलोन से पूछे, आप ये बताइए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी किसने साइन की है? ईरान ने या इजराइल ने? इजराइल ने नहीं की और न्यूक्लियर पावर बन गया। ईरान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया है। दूसरी बात, अपने नेबर कंट्री जितने भी हैं उस पर अटैक कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है या इजराइल कर रहा है? इजराइल कर रहा है। तीसरी बात, अपने इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर अनार्की कौन फैला रहा है? इजराइल फैला रहा है, ईरान नहीं फैला रहा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर सैयद आयतुल्ला खामनाई जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है, उनको कहा गया है ये आलमी दहशतगर्द है, या फिर नेतन्याहू को कहा गया है कि आलमी दहशतगर्द है? डेफिनेटली नेतन्याहू को कहा गया है। क्या ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है या न्यूक्लियर इक्विपमेंट मौजूद है? द आंसर इज नो। जबकि इसके मध्य मुकाबले इजराइल के पास 75 से 400 न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। और इस वक्त अहम बात यह है कि पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड ले रहा है और पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। मैंने जिस तरह पहली वीडियो में आपसे 12 दफ़ा अर्ज की है, इसको ग्लोरीफाई ना करें फॉर गॉड सेक। इससे क्रक्स क्या है, इससे निकलना क्या है? मेरा सवाल ये है। वो नेपोलियन बोनापार्ट की बात याद आती है कि जब भी कोई रूलर अपनी पॉलिसी को या अपने रूल को लेजिटिमाइज करना चाहता है तो वो किसी दूसरे स्टेट से जंग छेड़ देता है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा खैर आर्मी चीफ साहब ने खुद जंग छिड़वाई है, लेकिन बात दरअसल ये है कि इस बात को डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी तो रिजोल्व किया जा सकता था। जंग इनएविटेबल है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, आई डू एग्री, लेकिन यहाँ हमारी अफगानिस्तान के साथ जंग बनती नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। हमें सबसे पहले तो डिप्लोमेटिकली इस मैटर को रिजोल्व करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो पाकिस्तान को इसराइल की जानब से है, ना कि अफगानिस्तान की जानब से। और इससे अल्टीमेटली क्रक्स को नहीं निकलना, हासिल कुछ नहीं होना। अफगानिस्तान वार के ऊपर अभी ट्रंप का स्टांस भी मैं पढ़ रहा था। अभी ट्रंप कह रहा है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ कर रहा है वह बिल्कुल ठीक कर रहा है, वो बिल्कुल लेजिटिमेट है, करना चाहिए ऐसा। सवाल ये पैदा होता है मेरा, एक तरफ तो अब ईरान की सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं ईरान की जनरल पब्लिक की कि ईरान की जनरल पब्लिक पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे अटैक हो रहे हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी उनकी अच्छी नहीं है, लिहाजा हम उनको आज़ादी दिलवाएंगे, इसलिए हम ईरान के ऊपर रजीम चेंज करेंगे, उसको हमको टॉपर डाउन करेंगे, थियोक्रेसी को ख़त्म करेंगे। और इधर यहाँ पे आप यहाँ पे जुल्म नहीं हो रहा, आप पाकिस्तान को मोटिवेट कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने ही इस्लामी मुल्क के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर हमला करे ताकि आपस में इंडिया ड्यूरेंट लाइन के ऊपर रंजिशें मजीद बढ़े। यहाँ पे भी वो शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे भी वो शहीद हो रहे हैं, ये भी कलमा हक पढ़ के दफना रहे हैं, वो भी कलमा हक पढ़ के दफना रहे हैं। हिस्से इनके भी कुछ नहीं आ रहा, हिस्से उनके भी कुछ नहीं आ रहा। और उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है जो नेशनल टीवी चैनल पे आके और हिंदुस्तान पे जाके ये बात कहा करते थे और अभी तक कहते हैं कि अगर हमें हमारे मुजाहिदीन से हुक्म आ जाए तो हम पाकिस्तान को एक दिन के अंदर फतह कर लें। ऐसा तो नहीं होना। किस दुनिया में जी रहे हैं, किस ख्वाब में जी रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली हमें उम्मत मुसलमान को इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान इस वक्त इंडिया की ज़रूरत से एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल हो रहा है। मैंने 12 दफ़ा कहा, इंडिया आगे एलआई बना हुआ है इसराइल का, इसराइल आगे एलआई बना हुआ है ट्रंप का, और ट्रंप हमें मोटिवेट कर रहा है कि अफगानिस्तान के साथ लड़ो। ये सारा एक गोरी धंधा चला हुआ है, समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, आई वांट टू सल्यूट यू, ग्रेट लीडरशिप, विनर लीडरशिप। क्या विनर लीडरशिप? कौन सी ग्रेट लीडरशिप है ये? आपके दो मुल्कों के आपस में लड़ाना, 70,000 बच्चों को फ़लस्तीन के अंदर शहीद कर देना, गजा के अंदर बमबारियाँ करना, अभी ईरान के आयतुल्ला खामनाई सुप्रीम लीडर, इतनी बड़ी शख्सियत को शहीद कर देना, उसके बाद ईरान के अंदर स्कूल पे हादसा करना जिसके अंदर 40 से 50 बच्चे शहीद हो गए, उसके अलावा 40 सिविलियन और शहीद हो गए हैं। इराक के अंदर जो इन्होंने सूरत हाल की है, जो इन्होंने ईरान के अंदर सूरत हाल की है, उसके बाद सीरिया के अंदर जो किया है, हूथीस के ऊपर 2015 के अंदर जो इन्होंने क्रैकडाउन किया है, वो क्या है? बट वी वांट टू कमेमोरेट यू, वी वांट टू सल्यूट यू। सल्यूट फॉर व्हाट? यूजिंग द पाकिस्तान एज अ प्रॉक्सी अगेंस्ट यूएसएसआर to train Afghanistan, to train Taliban, because they provide us the dollars. That's a fact. We have to acknowledge and recognize it. तो किस बात का कमेमोरेट कर रहे हैं? और मुझे लग रहा है कि अब वर्ल्ड वार 3 की तैयारियां हो रही हैं। अगर आप आइए थोड़ा माजी के दरीचे में जांग लेते हैं। माजी के अंदर वर्ल्ड वार जो 1 हुई थी वो क्यों हुई थी? 28 जुलाई 1914 के अंदर AF फर्डिनेंड को, जो उस वक्त ऑस्ट्रिया हंगेरिया के शहजादा थे, उनको कत्ल किया था सर्बिया के एक नेशनलिस्ट ने। उस एक शख्स की मौत के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक हंगामा मचा, एक ऐसी जंग हुई जिसने करोड़ों जिंदगियां निकली और वर्ल्ड डायनेमिक्स, पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो गया। अब ये सूरत हाल मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा होने वाली है, इसलिए कि एक इतनी बड़ी शख्सियत का शहीद होना, सैयद आयतुल्ला खामनाई, जिनको ना सिर्फ ईरानी सुप्रीम लीडर का दर्जा हासिल है और ना सिर्फ जिनको ईरान की जनरल पब्लिक अपना लीडर मानती है, बल्कि जितने अहले तशी कम्युनिटी हैं, आया कि वो अफगानिस्तान में हैं, कहीं रहते हैं, आया कि वो पाकिस्तान में हैं या वो इराक के अंदर है या सैयद आयतुल्ला सिस्तानी के लीडरशिप के अंदर है, सबको
सब आवाम उनको अपना सुप्रीम लीडर मानती है। और इतनी बड़ी शख्सियत का शहीद होना, और इसके मद्दे मुकाबले अभी पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा शदीद मुजाहरे चल रहे हैं अमेरिकी कौंसलेट के सामने, और अलमिया देख रही है अमेरिकी कौंसलेट के सामने मुजाहरे चल रहे हैं, और हमारे ही पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी फ़ौजों ने हमारे ही नहते शहरियों पर ऊपर से गोलियाँ चला दी। ये एक अलग से अलमिया है। वर्ल्ड वार 2-3 इसलिए स्टार्ट होने का मुझे ख्याल लाहक है। इसराइल का इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग अलायंस बन चुका है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की इंडिया के साथ लड़ाई होगी, जो कि इनएविटेबल है, क्योंकि उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर 2 अभी लॉन्च होना है। अगर ये यहाँ पे हो जाती है, पहले भी हमें पता है जो पहले मई के अंदर जो जंग हुई है 4 से 5 रोज़ा, उसके अंदर भी जितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो सारी की सारी इसराइल की हुई है। अगर दोबारा जंग होती है तो ये दोबारा टेक्नोलॉजी फुल पाक के साथ इसको इसराइल बैक करेगा। और इसराइल का अलायंस आगे किसके साथ है? अमेरिका के साथ बन चुका है। और दूसरी यहाँ पत्ते की बात मैं ऊपर लगा भी दूंगा कि अभी ब्रिटेन ने ये ऐलान किया है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल के साथ खड़ा है और अमेरिका के साथ खड़ा है। इसराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया, ये एक तरफ अलायंस बनता नज़र आ रहा है। और ऊपर से स्टेट ऑफ हुर्मुज़, जहाँ से 20 से 40% ग्लोबल ट्रेड होती है, इकोनॉमिकली ये मार्केट क्रैश होने का बहुत ज़्यादा खदशा लाहक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे जितने डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं ये हमें लीड कर रहे हैं कि शायद अब वर्ल्ड वार 3 इनएविटेबल है।